आज हम करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म सिंस 2010। ये लास्ट रिफॉर्म है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के चैप्टर में रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर एंड है। फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इलेक्शन पोल्स। अभी इलेक्शन पोल्स क्या होते हैं? इलेक्शन पोल्स सर्वे होता है, ये एक ओपिनियन सर्वे के बाद एक ओपिनियन बनाते हैं हाउ electors have voted on an election or how they have identified political parties और कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। इसको इलेक्शन पोल्स बोलते हैं। जैसे मीडिया चैनल्स है ना, कंडक्ट करते हैं सर्वे, उसके बाद वो दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी एक्सपेक्टेड है कि कितनी वोट्स उसको जाएंगी। उसको सर्वे करके जो पोल्स बनाते हैं, जो रिजल्ट होता है उस सर्वे का, उसको एग्जिट पोल्स बोलते हैं। तो ये एग्जिट पोल्स का क्या ये किस किस इलेक्शंस के लिए होता है? या तो लोकसभा इलेक्शंस, लेजिस्लेचर इलेक्शंस। तो इन्होंने क्या किया, 2009 में बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई इलेक्शंस पोल्स पे। और ये इलेक्शन एग्जिट पोल्स पे रिस्ट्रिक्शन किस ड्यूरिंग विच टाइम इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंडक्ट एग्जिट पोल्स। तो वो इलेक्शन कमिश्नर है, वो नोटिफाई करेगा कि आप एग्जिट पोल्स को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो वो कब रिस्ट्रिक्शंस कब तक की है? जब इलेक्शंस हो रहे हैं, जब पोलिंग हो रही है। लेकिन वंस पोलिंग इज कंप्लीटेड, जब वोटिंग काउंटिंग स्टार्ट होती है, तब आप इलेक्शन पोल्स का सर्वे कंडक्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इलेक्शन कमिश्नर, नोटिफाई करता है। सेकंड पॉइंट हम करेंगे टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग अ केस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? ड्यूरिंग इलेक्शन अगर कोई पार्टी या फिर कोई मेंबर ऑफ द पार्टी है जो, या फिर कैंडिडेट है, he or she is found to be guilty of contempt of corrupt practices, तो उसके लिए कंप्लेंट की जाती है। कौन करेगा? एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी प्रेसिडेंट को कंप्लेंट करती है, और जो प्रेसिडेंट है वो डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन को डिटर्मिन करेगा कि वेदर इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट। ये जो प्रोविजन आई थी, ये 2019 में बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा इंक्लूड की गई। अब ये थर्ड पॉइंट में क्या है कि ऑल ऑफिशियल्स इंक्लूडेड इन करप्ट प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को या किसी को भी डिप्लॉय करता है इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, अगर वो ऑफिसर्स कैंडिडेट को हेल्प करते हैं इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इलेक्शंस, तो उनको तो उन ऑफिसर्स को करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड किया जाता है। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन डिपॉजिट। बाय 2009 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2009 में अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जो पे करनी होती थी कैंडिडेट्स को, उसकी अमाउंट इंक्रीज की गई। जनरल कैंडिडेट के लिए 10,000 से 25,000 की गई, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5,000 से 12,000 की गई। ये की गई पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 5,000 से 10,000 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए की गई, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 2,500 से 5,000 तक की। अब फिफ्थ पॉइंट है एपिलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट। इसको आप ध्यान से समझो। इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। ये काम क्या करता है? अगर किसी भी वोटर ने अपना वोटर कार्ड या फिर अपना इलेक्टोरल रोल्स में कोई अपडेट करवाना है या कोई चेंजेस करवाने हैं, अगर वो इसको अप्लाई करता है और ये जो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर है ये उस डिमांड को डिनाई कर देता है, तो जो वोटर है या जो पर्सन है
उसको हक दिया गया है कि वो कंप्लेंट करता है। अब वो कंप्लेंट कहाँ कर, उसको उस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए एपिलेट अथॉरिटी विद इन डिस्ट्रिक्ट का प्रोविजन बनाया गया, जो 2009 बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा लाया गया इस एक्ट में। तो कंप्लेंट जो एग्रीव्ड है वो कंप्लेंट कहाँ करेगा, वो करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कर सकता है, या ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक के पास कर सकता है। अब क्रोनोलॉजी ये है कि इसको इजी करने के लिए कंप्लेंट अगेंस्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर टू डीएम, एडीएम, ईएम, डीसी और अदर ऑफिसर। फिर उसके बाद अगर ये बंदा भी आपकी कंप्लेंट को सैटिस्फाई नहीं करता है, फिर फर्दर अपील अगेंस्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के की जाती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट को। अब नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड। ये सिटीजन्स हैं, ये है इंडियन सिटीजन्स जो बाहर गए हुए हैं, या तो टेम्पररी बेस्ड पे या फिर परमानेंटली, बट अभी तक उन्होंने किसी और अदर देन कंट्री ऑफ इंडिया, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अभी नहीं ली है। तो प्रोविजन इन 2010 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 2010, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया कि उनको हक है कि वो इंडिया वापस आके अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो इंडिया के किसी भी एरिया में ही और शी शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनके लिए होना चाहिए और वो अपना इलेक्टोरल रोल में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल्स। ये इन 2013 प्रोविजन वाज मेड, एक प्रोविजन बनाई गई रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स अमेंडमेंट रूल्स 2013, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया कि कोई भी बंदा अपना, पहले ये होता था कि आपको मैनुअली जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब ये है कि आप ऑनलाइन भी इस फैसिलिटी को क्लेम कर सकते हो। फॉर दिस, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स अमेंडमेंट रूल्स 2013। दीज रूल्स मेड सर्टेन, इसकी वजह से इस अमेंडमेंट की वजह से रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल रूल्स 1960 को अमेंड किया गया। मतलब 1960 जो बेसिक एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके इन 2013 ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई पीपल ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा। अब ये नोटा है क्या? नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ये है कि जो बैलेट पेपर है या फिर ईवीएम है, उसमें जो कैंडिडेट्स के नाम होते हैं उसके अलावा एक और ऑप्शन होती है जिसमें अगर कोई भी वोटर इंटरेस्टेड नहीं है किसी कैंडिडेट को वोट करने के लिए तो वो इस बटन पे क्लिक कर सकता है। तो ये इसका बेस क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को टू मेक प्रोविजन इन बैलेट पेपर और ईवीएम टू प्रोवाइड नोटा ऑप्शन। अब पर्पस क्या था? पर्पस ऑफ नोटा, दिस प्रोविजन अब ये कब से आई थी? ये हुई थी इंट्रोड्यूस जनरल इलेक्शन टू स्टेट असेंबली इन 2013 में, और ये कंटिन्यू हुई इन जनरल इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2014 along with जनरल इलेक्शन टू 16th लोकसभा 2014 में। अब ये जो यूज ऑफ नोटा है इसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं,
इसका ये है कि अगर सपोज 20,000 वोट्स पड़ते भी हैं, जिसमें से 5,000 वोट्स हैं जो नोटा को जाते हैं, तो जो जो कैलकुलेशन ऑफ वोटिंग होगी वो 15,000 की ही होगी। तो 15,000 में जिस पार्टी भी मेजोरिटी में चलेगी वही जीत जाएगी। तो जीतना तो एट द एंड ऑफ द डे किसी भी पार्टी को है। तो इसका कोई मेन यूज इतना इतना यूजफुल ये दिखने में हो नहीं रहा। इंट्रोडक्शन ऑफ VVPAT। अब ये VVPAT है क्या? इसकी फुल फॉर्म है द वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है अटैच्ड टू EVM मशीन है विच वेरी। अब ये करता क्या है? ये विच वेरीफाई द फैक्ट the vote is cast to the candidate intended by the voter. His casting of vote to the intended candidate is proved by a slip which is printed and remains exposed through a transparent window for 7 seconds, showing serial number and name and symbol of the candidate. I hope आपको समझ में आ गया होगा ये। Thereafter, receipt automatically gets cut and falls into sealed drop box of VVPAT. तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो EVM मशीन से अटैच्ड होता है, जो वेरीफाई करता है इस फैक्ट को कि वोटर ने जो कैंडिडेट को वोट डाली है उसकी ये स्लिप जनरेट करता है जो 7 सेकंड्स के लिए शो होती है, जिसमें इसमें सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट प्रिंट होता है। उसके बाद एक सील्ड बॉक्स में ये स्लिप फॉल कर जाती है। अब ये पर्पस ऑफ VVPAT है क्या? System allows a voter to challenge his her vote on the basis of paper। अगर ये जो रिसिप्ट है ये एक एविडेंस है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, जैसे मैंने किसी को वोट डाली है किसी भी पार्टी को, अगर वो जो स्लिप है वो किसी और पार्टी का प्रिंट निकाल के देती है, तो मैं उस बेसिस पे डिस्प्यूट अराइज कर सकता हूँ और चैलेंज कर सकता हूँ अपनी वोटिंग को। अब ये जो VVPAT का लॉ आया था, ये आया था इन 2013 में। इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने परमिट किया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को टू इंट्रोड्यूस VVPAT इन अ फेज्ड मैनर। सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड दिस टू बी एन इंडिस्पेंसेबल मीन्स कि ये मस्ट है requirement of free and fair election. Court had felt it to ensure accuracy of voting system and also help in manual counting of votes in case of dispute. अब इसका पर्पस ये है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट है, ये मस्ट है, इसको आपको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और उसके बाद इसका मेन पर्पस ये है कि जो स्लिप बॉक्स में गिरती है वो एक प्रूफ है कि आप एक मैनुअल जो वोटिंग है उसको काउंट करने में भी एक तो मशीन में काउंटिंग होती है, अब ये जो मैनुअली भी हम इसको काउंटिंग कर सकते हैं, ये हेल्प करता है। ये कहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज हुई थी? ये बाई इलेक्शंस टू नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हेल्ड इन 2013 ऑफ नागालैंड में ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था इस फीचर को। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब इसमें नोटिस में रखने वाली चीज ये है कि कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन, तो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन। तो पटना हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अ पर्सन फॉर बीइंग इन जेल और पुलिस कस्टडी इफ नॉट कॉम्पिटेंट टू वोट देन इज नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी बंदा अगर वो जेल या पुलिस कस्टडी में है, अगर वो वोट करने का अधिकार नहीं रख सकता
तो वो कंटेस्ट करने का भी, इलेक्शंस कंटेस्ट करने का अधिकार भी खो जाता है उसका। सुप्रीम कोर्ट इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस जन चौकीदार 2013 में पटना हाई कोर्ट के डिसीजंस को अपहेल्ड कर दिया, अप्रूव कर दिया कि वो सही है। इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निगेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू निगेट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 2013 की जजमेंट को 2 प्रोविजंस ऐड की गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, जिसमें इन्होंने ये प्रोवाइड किया कि अगर कोई वोटर जेल या कस्टडी में होने के कारण वोट देने का अधिकार उसका खो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेस्ट करने का भी अधिकार खो जाता है अगर उसका इलेक्टोरल रोल में नाम है। अब सेकंड में इन्होंने बोला कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन बेस होगी ऑन द ग्राउंड्स जो मेंशन्ड है इस एक्ट के अंदर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, अदर देन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अलावा कोई और ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई वो नहीं होंगे। तो इस सारे का क्रक्स ये निकल के आता है कि वेदर ही इज इन जेल और पुलिस कस्टडी, इफ द पर्सन's नेम इज इन द इलेक्टोरल रोल, then he is qualified to contest the election of parliament और state legislative assembly। कि मतलब अगर उसका इलेक्टोरल रोल में नाम है तो चाहे वो जेल में है चाहे पुलिस कस्टडी में है, वो फिर भी क्वालिफाई करता है कंटेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर वो पुलिस कस्टडी में है या फिर जेल में है तो वो वोट करने का अधिकार उसका खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपी एंड एमएलए। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो बंदा है वो इलेक्ट हो चुका है और वो प्रेजेंटली एमपी और एमएलए है वो हाउस में, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कंसिडर होगी। तो इन्होंने ये बोला इन 2013 में अंडर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, वो अगर वो कन्विक्ट हो जाता है किसी ऑफेंस में, वंस ही इज कन्विक्टेड, सपोज लगा लो कि कोई भी प्रेजेंटली कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, उस पर कोई केस पेंडिंग है, अगर उसमें उसको कन्विक्शन हो जाती है तो वह साथ के साथ उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कंसिडर हो जाएगी उस हाउस से, है ना। तो वंस कन्विक्टेड बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ हाउस। उसके बाद इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये प्रावधान था कि अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसे अपील का अधिकार है। तो पहले क्या होता था कि अगर वो अपील, अगर हम कन्विक्शन के बाद हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट को अपील डाल देते हैं तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पेंडिंग केस, वो कंटिन्यूटी में चला जाता है, उसको हम हेल्ड नहीं मानते। तो अगर वो मैटर ही पेंडिंग हो गया तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं होती अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। लेकिन इसी जजमेंट में अंडर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि मतलब इसको निगेट कर दिया। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
2013 जजमेंट। अब जो मिनिस्टर थे उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को नल्लीफाई करने के लिए अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो उन्होंने बाद में विड्रॉ कर ली। उनका मकसद था इस अमेंडमेंट को लेके आने का कि वंस दे आर कन्विक्टेड तो उनके पास राइट है अपील का विद इन 3 मंथ्स। तो जब वो अपील फाइल करते हैं तो वो स्टे ले लेते हैं कन्विक्शन और सेंटेंस के ऊपर। तो अगर स्टे ही लग गई आपकी कन्विक्शन के ऊपर तो आपके ऊपर जो कन्विक्शन का टैग था वो हट गया। तो वो इस चीज को लेके आना चाहते थे इस अमेंडमेंट के थ्रू, बट उस टाइम कांग्रेस के इलेक्शंस मतलब उस टाइम इलेक्शंस होने थे, ये प्रावधान कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन बाद में उन्होंने इसको कि पब्लिक अफेक्ट ना हो इन चीज़ों पे, तो उन्होंने ये इस पॉइंट को विड्रॉ कर लिया था बाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोटोज ऑफ कैंडिडेट ऑन ईवीएम या बैलेट पेपर के ऊपर कि तो इलेक्शन कमीशन ने रिक्वायर किया द कैंडिडेट टू गिव देयर फोटोज इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के ऊपर फोटोज नहीं होती थी, सिर्फ नाम होते थे कैंडिडेट के। तो एक से ज्यादा कैंडिडेट का नाम सेम भी हो सकता था, तो जो इलेक्टर्स होते थे या वोटर्स होते थे उनको कंफ्यूजन हो जाती थी। तो ये रिक्वायर किया गया कि जो कैंडिडेट है वो अपनी फोटो भी प्रोवाइड करेंगे। टू प्रोवाइड मई 2015 में यहाँ इस डेट से एवरी बैलेट पेपर एंड ईवीएम कैरी नेम इन एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। और इलेक्शन कमिश्नर ये भी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है अपनी फोटो और प्रोवाइड करने के लिए तो इट शैल नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिंग ऑन कैश डोनेशंस लोअर्ड। इसका मतलब ये है कि जो कोई बंदा डोनेट करता था, फंडिंग करता था पॉलिटिकल पार्टी को, पिछले पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि पार्टी कम की डोनेशंस तो दे सकती थी, लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा की डोनेशन देती थी तो उसको इलेक्शन कमिश्नर को इन्फॉर्म करना पड़ता था। इस पॉइंट में हम ये कहेंगे कि इन्होंने 20,000 की जगह पे 2,000 तक की डोनेशंस, अगर विदाउट नेम कोई है, जैसे ये छोटी अमाउंट है, जैसे किसी ने 10 रुपये भी करने हैं या फिर 1 रुपया करना है, 100 रुपये करना है, 50 करना है, कितनी भी अमाउंट जो 2,000 से कम है उसकी डोनेशंस है। मतलब 20,000 से कम की डोनेशन अगर कोई देना चाहता है तो वो अमेंडमेंट के थ्रू 2017 में अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन लेके आई गई। तो इसमें क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट रिसीव मोर देन 2,000 कैश डोनेशन। अब ये कैश के थ्रू डोनेट की जाती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज 2,000 से ज्यादा का कैश डोनेशन नहीं ले सकते। अगर 2,000 से ज्यादा का कैश डोनेशन लेना है तो वो 20,000 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होगा। अगर इससे कम का लेना है तो कैश डोनेशन आप दे सकते हो, बट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म कैश बिलो। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी 2,000 से कम का कैश डोनेशन रिसीव करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन उनको इलेक्शन कमिश्नर को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सन मेकिंग कैश डोनेशन अबव 2,000 डोनेशन। अगर पॉलिटिकल पार्टीज 2,000 से ज़्यादा का कैश डोनेशन लेते हैं तो उनको रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करना पड़ता है। इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन। नेक्स्ट पॉइंट है कैप ऑन कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन लिफ्टेड। इसका मतलब यह है कि जो कॉर्पोरेट्स थे वो भी फंडिंग कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इन 2017 में बजट में ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो कॉरपोरेट
कॉरपोरेट की कंट्रीब्यूशन थी, पहले क्या होता था, वो 7.5% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट जो होता था उसका सिर्फ 7.5% ही वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे फंडिंग में। बट इन 2017 ये चेंजेस लाए गए कि कंपनी कैन डोनेट एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट वो दे सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर वो कोई डोनेशन देते थे तो उनको अपने रिपोर्ट करनी पड़ती थी, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में उनको रिपोर्ट करनी पड़ती थी कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट थी ये भी लिफ्टेड अप, ये भी अब वो फ्री हैं कि उनको ये अकाउंट शो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इलेक्टोरल, अब हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आज के टाइम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी इसमें समझ में आएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। अब ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, ये इंट्रोड्यूस की गई पहले तो 2018 में। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड दिस स्कीम इन 2018 बजट में। इट इज टाउटेड एज ऑल्टरनेटिव टू कैश डोनेशन। इसको पब्लिसाइज किया गया, जो पहले कैश डोनेशंस देते थे उसकी जगह पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रावधान लेके आई, ये प्रोविजन लेके आई। इसका मेन एम था टू ब्रिंग क्लीन मनी एंड सब्सटेंशियल ट्रांसपेरेंसी इनटू सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, ताकि पता चले, ट्रांसपेरेंसी आए कि ये फंडिंग हो कहाँ से रही है। फिर उसके बाद है सेलियंट फीचर्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसके फीचर्स क्या थे? इट इज इशूड इन नेचर ऑफ प्रमोट एंड डज नॉट कैरी नेम ऑफ द बायर और पेइंग। अब इसमें ये होता था, इसको ऐसे समझो कि एग्जाम्पल ए है, उसने प्रोमिसरी नोट इशू करवाए, तो प्रोमिसरी नोट के थ्रू वो बैंक को पैसा पे करता था, जिसमें बायर का नेम रिवील नहीं किया जाता था। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड परचेजर्स आर, ये परचेजर्स जो इलेक्टोर, आप पर नोट के बेसिस के ऊपर, पर नोट इशू होते थे उनके बेसिस के ऊपर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स बैंक से खरीदते थे। तो ये जो परचेजर होते थे इलेक्टोरल बॉन्ड के, ये होते कौन थे? ये सिर्फ हो सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया या एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ओनली। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी इनकैश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू बैंक अकाउंट विद ऑथोराइज्ड बैंक। एक कोई पर्टिकुलर बैंक्स को ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई अपना अकाउंट होना चाहिए, तभी वो इस अमाउंट को इनकैश करवा सकते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ रही होगी कि ट्रांसपेरेंसी तो कम से कम आ रही है कि किसने फंडिंग की है और किसने पैसा इनकैश किया है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड इन डिनोम। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितनी अमाउंट के हो सकते थे? ये 1000 के भी हो सकते थे, 10,000 के, 1 लाख के, फिर ये 10 लाख के, फिर 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब इसमें बायर की जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बैंक ने इशू किए थे प्रोमिसरी नोट के थ्रू, उनके ऊपर जो बायर का नेम होता था वो कॉन्फिडेंशियल होता था। बैंक किसी को अगर कोई पूछता था तो बैंक किसी को उसकी डिटेल नहीं देता था जब तक डिमांडेड बाय कॉम्पिटेंट, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट डिमांड नहीं करती वो इंफॉर्मेशन, तब तक बैंक रिवील नहीं करेगा वो इंफॉर्मेशन। या फिर किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस बाय एनी लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू अगर कोई केस फाइल हुआ है, अगर वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो तभी बैंक उनको इंफॉर्मेशन देगा। इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गए। तो अभी ये जो स्कीम है ये इनवैलिड डिक्लेयर की है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, फॉरेन फंडिंग अलाउड। तो फॉरेन फंडिंग है क्या? जो फॉरेन कंपनी से पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास आता है उसको फॉरेन फंडिंग बोलते हैं।
अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी इन 2018 बजट में, ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिसमें फॉरेन फंडिंग इज अलाउड नाउ. फॉरेन फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज आर वैलिड. Accordingly, Foreign Contribution Regulation Act 2010 has been amended, जिसमें डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी मॉडिफाई की गई.